तो टॉपिक है पीएच स्केल। यहाँ नजर आ रहा है पी स्मॉल लिखे हैं, एच कैपिटल लिखे हैं। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति हिंदी हो गया इसका। अब तुम्हारे पास ये काम क्या करता है, तो अब तुम्हारे पास कोई विलयन है, मान लो तुम किसी परख नली में या किसी चीज में तुम कुछ विलयन रखे हुए हो और तुमको पता करना है कि वो अम्ल है या वो क्षार है। तो तुम्हारे पास याद है ना कि उपाय था क्या, लिटमस पत्र था। उसको इसमें हम डुबाएंगे, अगर ये लाल लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो ये अम्ल होगा, लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो ये क्षार होगा, और लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये उदासीन है, जल है, लवण है, ऐसा कुछ है। अब उसी काम को बताने के लिए तुम्हारे सामने आया है पीएच स्केल। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जिस तरह अम्ल के दो प्रकार पढ़े, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार के दो प्रकार पढ़े, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। क्या तुमको लगता है कि तुम लिटमस पेपर की मदद से ये पता लगा पाओगे कि ज्यादा शक्तिशाली क्षार है या कम शक्तिशाली? शायद नहीं। संभव है क्या? क्योंकि लिटमस पेपर क्या करेगा, जैसे तुम डुबाओगे रंग बदलेगा, कभी बहुत ज्यादा बदलेगा, कभी थोड़ा बदलेगा, लेकिन शायद सिर्फ देखने भर से ये पता लगा पाना कि पहले ज्यादा बदलता था, अभी कम बदला है, तो पहले वाला प्रबल अम्ल था, अभी वाला दुर्बल अम्ल है, ये बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल का हिसाब किताब क्या है, तो ये एक लिफाफे में बंद कुछ पट्टियां आती है, और सही बताए तो ये जो पट्टी है ये सारा का सारा, इसमें कुछ पट्टियां रखी होती है, ये जो सारा का सारा है सब वही होता है लिटमस पेपर। यानी लिटमस पेपर की इसमें कुछ पत्तियां स्ट्राइप डाली होती है, 50 गो हो, 25 गो हो, 20 गो हो, इसके अंदर इस तरह से रखा जाता है। और यहाँ पर एक स्केल बना होता है, इस जगह पर एक स्केल बना होता है इस तरह का। कुछ सालों पहले टीवी पर फेयर एंड लवली का एड आता था, किसी को याद है? उसमें स्किन टोन नापने के लिए एक पट्टी दिया जाता था कि आप फेयर एंड लवली लगाइए, पहले हफ्ते में स्किन टोन मिलाइए, दूसरे में मिलाइए, शायद 7 हफ्ते का बात करता था, चेहरा जो है आपका गोरा हो जाएगा, काले से गोरा हो जाएगा। याद है? तो वहां अलग अलग तरह का कलर किया होता था, अलग अलग तरह का कलर रहता था इस सारे सेक्शन में, और आपको अपने चेहरे से सटा के मिलाना होता था कि चेहरे का रंग पहले की तुलना में ज्यादा साफ हुआ है कि नहीं। पहले इससे मिल रहा था, अब ज्यादा साफ हुआ तो इससे मिला, और ज्यादा साफ हुआ तो इससे मिला, ऐसा कुछ था। याद है? अगर वो टीवी एड देखे होगे तो ठीक वही काम करता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में ना 1 से लेके 14 तक गिनती लिखी होती है, और हर एक का रंग अलग अलग होता है। हर एक का रंग जो है वो अलग अलग होता है। तुम एक पट्टी निकालो, लिटमस पेपर है, इसका ओरिजिनल कलर बैगनी होगा, पर्पल होगा, उसको निकाल के इसमें डुबाओ, कलर बदल गया। अब उस कलर को यहाँ किसी एक से मिलाओ, अगर मान लो वो 5 नंबर वाले से मिल गया, समझ रहे हो ना, मिलाए वो 5 नंबर से मैच हो गया, तो अगर वो 7 से कम होगा, मतलब मैच करने के बाद ये जो पट्टी इसमें डुबाए थे उसका कलर 5 नंबर से मैच हुआ, तो अगर उसका कलर 7 नंबर से कम तक से मैच होगा तो वो अम्ल होगा। 7 से अधिक से मैच होगा, 7 से अधिक कहां तक जाएगा पता होगा? 14 तक, तो वो क्या होगा? वो होगा क्षार। और वहीं अगर 7 होगा तो वो कहलाएगा उदासीन, ना तो अम्ल ना ही क्षार। बात समझ में आई? हम लिटमस पेपर या इसमें जो स्ट्राइप दिया हुआ है उसको लेके इसमें डुबा दिए, डुबाने के बाद जो कलर में चेंज आया ना उसको इससे मिलाए, 5 नंबर से मिला तो 7 से कम है, मतलब वो क्या है? वो अम्ल है। वहीं अगर 9, 10, 11 जैसा कुछ दिख रहा होता तो हम क्या कहते कि वो क्षार है, और बिल्कुल 7 से मैच हो जाता तो हम क्या कहते कि वो उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना क्षार है। तो पीएच स्केल भी जो है वो तुमको अम्ल, क्षार और लवण के पहचान में मदद करता है। समझ गए बात को? अब पहचान के साथ एक खास बात ये बताता है,
गिनती के बारे में तुमको बताएं कि 1 से लेके ये 14 तक पहुंचा हुआ है, गिनती ऐसा ही है ना। ये हो गया उदासीन, ये हो गया उदासीन। इस तरफ क्या है, अम्ल, और इस तरफ क्या है, क्षार। अब तुम बताओ कि कोई दो विलयन होगा, एक का जो पीएच मान होगा वो 5 होगा और दूसरा का जो पीएच मान होगा वो 2 होगा। अब तुमसे हम पूछेंगे, बोलो कौन अधिक अम्लीय है। तो ध्यान रखना, उदासीन से दूर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। समझ रहे हो बात को, जितना कम उतना ज्यादा अम्लीय। तो 5 और 2 की तुलना में कौन ज्यादा अम्लीय होगा, किसमें अम्ल, कौन ज्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा, तो 2 वाला। 2 जो होगा उसका, उसकी शक्ति 5 वाले अम्ल की तुलना में ज्यादा होगी, यानी ये दुर्बल होगा, ये प्रबल होगा। लेकिन वही उल्टा हो जाएगा क्षार के लिए, कि एक का पीएच 9 है और एक का पीएच 13। अब तुमसे हम पूछेंगे, बताओ कि कौन ज्यादा क्षारीय होगा, कौन प्रबल क्षार होगा। तो प्रबल क्षार के लिए हम जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, मतलब जिसका पीएच ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा। समझ रहे हो, तो यहाँ प्रबल क्षार कौन होगा, 13 वाला, और दुर्बल कौन होगा, 9 वाला। बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि पीएच स्केल जो है वो क्षार के ओएच को मापता है, इसका मुख्य काम है एच के प्रभाव को नापना। तो तुम किताब में देखोगे ना, तो इस तरह से एक लाइन खींच दिया गया होगा, यहां लिखा होगा H प्लस आयन और यहां लिखा होगा OH माइनस आयन। यहां 1 है, यहां 14 है, और बीच में बॉर्डर पर तुम 7 समझ सकते हो। अब देखो, यहां H ज्यादा है, H प्लस आयन ज्यादा है, यहां OH माइनस आयन कम है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं OH माइनस बढ़ता जा रहा है और H प्लस घटता जा रहा है। तो ये जो पीएच स्केल है ना, ये OH को नहीं नापता है, ये केवल H प्लस आयन को मापता है। अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो ज्यादा अम्लीय है, यानी प्रबल अम्ल है। H प्लस आयन घटता गया घटता गया घटता गया, मतलब अम्लीयता घटती गई। तो अब अम्लीयता घट रही होगी तो क्या होगा, तो कहा जाता है अम्लीयता घट रही होगी तो क्षारीयता बढ़ रहा होगा। इसलिए कह दिया गया कि H को माप रहा है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति को वो मापता है। हाइड्रोजन की शक्ति घट रही है, मतलब OH की शक्ति बढ़ रही होगी, क्षारीयता की तरफ ये बढ़ रहा होगा। तो इसलिए जब H प्लस ज्यादा था तो ये अम्लीय था, H प्लस कम हो गया तो इसको हम क्षारीय की कैटेगरी में रख दिए। और मध्य में एक स्थिति थी जब ये माना जा सकता है कि H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होगा, तो उसको नाम दे दिया गया 7, और उस जगह वो पोजीशन किसको बताता है, वो बताता है उदासीन विलयन को। तो ये है पीएच स्केल की पूरी कहानी, क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से काम करता है। सारी बातें समझ में आ गई या कोई दिक्कत है। पीएच का मतलब हो गया पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंज वर्ड निकला है पोटेंशियल से, और पोटेंशियल का मतलब भी शक्ति ही होता है, तो हाइड्रोजन की शक्ति। अब एक लाइन कहा जाता है कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस लाइन को समझना, हम थोड़ा सा लिखते हैं इस लाइन को। तो ये वो लाइन है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती शब्द को समझते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कोई एक घटेगा तो दूसरा जो है वो बढ़ेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो पीएच मान और हाइड्रोजन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस पदार्थ का पीएच मान अधिक होगा उसमें H प्लस आयन की सांद्रता, सांद्रता समझ रहे हो, गाढ़ापन से समझाए थे, और तुम मात्रा से समझ सकते हो, तो H प्लस आयन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। यानी पीएच मान बढ़ेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो कम होगी। वहीं अगर पीएच मान घटेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो
बढ़ जाएगी। आने वाले समय में रिलेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी चूंकि हमको सांद्रता फॉर्मूला के साथ नहीं पढ़ना होता है तो हम सब बस ऐसे ही देख रहे हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब मान लो पीएच मान 12 है, तो पीएच मान तो बढ़ गया। अब तुमको मालूम है कि संख्या ऐसे भी 14 तक ही जाना होता है, 1 से 14। तो पीएच मान 12 पहुंच गया, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी कि नहीं? H प्लस आयन कम होगा, और जब H प्लस आयन कम होगा मतलब ये क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा? तो सीधी सी बात है कि जब H प्लस आयन कम होगा तो मतलब ये क्षार होगा। जब H प्लस आयन ज्यादा होगा तब हम कहेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं पीएच मान के 2 होने की, तो पीएच मान कम है यानी H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। इस बार H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए पीएच मान 2 आया है। और H प्लस आयन ज्यादा है यानी ये क्या होगा, तो ये होगा अम्ल। तो इस तरह से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो पीएच की मदद से। अब तुमसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा, पीएच मान 2 और पीएच मान 5 कौन प्रबल अम्ल है? 2 और 5 में प्रबल अम्ल कौन है? तो जवाब आएगा 2। उसी तरह 3 और 12 में प्रबल क्षार कौन है? प्रबल क्षार 3 और 12 में देख रहे हो, एक का पीएच मान 3, एक का पीएच मान, तो ये तो अम्ल है, क्षार हो ही नहीं सकता है। पूछा है प्रबल क्षार तो निश्चित ही 12 होगा। वहीं इस जगह अम्ल है, इस जगह क्षार। अब यहां तुमसे पूछ दे प्रबल अम्ल कौन होगा, तो जवाब होगा 3। तो जितना कम होगा पीएच मान, अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा होगा पीएच मान, क्षारीयता उतनी ज्यादा यानी अम्लीयता उतनी कम होगी। समझ गए बात को? यही है तुम्हारा पीएच स्केल, इसमें और कुछ जानने का नहीं है, बस ये भी एक सूचक है जो तुमको बता रहा होता है कि अम्ल और क्षार की पहचान के बाद कौन कितना शक्तिशाली अम्ल या क्षार है। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइज करने वाली बात है, उदासीन करने वाली बात है। अम्ल संक्षारण प्रवृत्ति रखता है, क्षार भी अपना अलग प्रभाव दिखा पाता है। अब अम्ल के प्रभाव और क्षार के प्रभाव, दोनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए जिस अभिक्रिया को हम संपन्न कराते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका परिभाषा लिख दिया जाता है, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार आपस में मिला, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने वाला जो अभिक्रिया है उसी अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये एक अम्ल है, इसको एक क्षार से अभिक्रिया करा देते हैं। अम्ल का अपना गुण जलन पैदा करने वाला, क्षार का अपना गुण जो स्वाद में कड़वा होता है। अब इन दोनों को मिलाने पर बनता क्या है, तो इन दोनों को मिलाने पर बनता है NaCl प्लस H2O, ये जिसको तुम कहते हो साधारण नमक, कहते हो ना, सोडियम क्लोराइड। अब तुम देखो इसके बारे में तुम पढ़े हो कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, और दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसका स्वाद कैसा होता है, तो उसका स्वाद हो जाता है नमकीन। इसका और इसका प्रभाव ही खत्म हो गया, कोई तीसरा पदार्थ ही बन गया जिसका गुण ना इसके जैसा है ना इसके जैसा, ना तो इसका प्रभाव बचा ना इसका प्रभाव, यानी ये भी उदासीन हो गया, ये भी उदासीन हो गया। जब दोनों उदासीन हो गया तो इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को नाम क्या दे दिया गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया वही हो गया कि अम्ल का प्रभाव खत्म कर दिया क्षार, क्षार का प्रभाव खत्म कर दिया अम्ल, दोनों सूरत में बना लवण जिसका गुण न इसके जैसा है न इसके जैसा है। इसका प्रभाव भी खत्म यानी ये भी उदासीन, इसका प्रभाव भी खत्म ये भी उदासीन, इसलिए इसको कहा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है लवण, ये एक लवण है, इसके बारे में तुमको पता है कि ये क्षार है और ये अम्ल है। देखो नाम जो भी हो, चाहे इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, पर ये अम्ल की प्रजाति का ही है, एसिड ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रासायनिक नाम इसका अपना जो भी है, पर ये क्षार के ग्रुप का है तो क्षारीय हो गया। और ये सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, स्वाद तो नमकीन बता ही दिए, ये एक लवण है और एक जल है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बस एक लाइन, क्या क्या
कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसे ही हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ एक सवाल, एक टॉपिक तैयार होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में यानी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ ये उपयोगी है, कैसे कैसे उपयोगी है, तो उस चीज को समझो। पॉइंट वाइज हम बना सकते हैं पर वो काम हम तुम्हारे लिए छोड़ दिए, एक तरह से तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। क्या क्या है वो देखो। एक तो हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, पेट में जब जलन पैदा होने लग जाता है, पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पेट की अम्लीयता को कम कर देता है। मतलब क्या हुआ कि पेट में अम्ल था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चाहे हम इनो पी रहे हो चाहे हम पता नहीं डाइजीन खा रहे हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम इस्तेमाल किए। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या किया, शरीर के अंदर गया, उस अम्ल से अभिक्रिया किया और ये क्षार और वो अम्ल मिलके लवण और जल बना दिया। लवण के शरीर में होने से हमको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अम्ल के होने से हमको तकलीफ हो रही थी। तो इस तरह से पहला उदासीनीकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल यही हो गया हमारे अपने शरीर के भीतर। दूसरा दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हम खाना खाते हैं, दांत में कण, खाने के कण फंस जाते हैं, धीरे धीरे उस जगह स्लाइवा जो है जमा होके उसको गलाने के लिए जमा होता है, पर वो भी एक अम्ल होता है, स्लाइवा में भी अम्ल होता है, लार में भी अम्ल ही होता है। और ये जो अम्ल है ये दांत को भी खराब करने लग जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए सुबह सुबह हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो कि एक क्षार है, तो मुंह में रात भर में जमा हुआ है अम्ल, जो मुंह में ही मौजूद था, स्लाइवा में ही मौजूद था, और उस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या किए, उस जगह पर इस्तेमाल किए टूथपेस्ट यानी क्षार का, और अम्ल के प्रभाव को वो क्षार जो है वो समाप्त कर दिया। तो इस तरह से अम्लीयता मुंह की समाप्त हो गई। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया था। मुंह में दांत के आसपास जमा होने वाला अम्ल और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके क्षार के प्रभाव के कारण उस अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिए। वहां भी लवण और जल बन गया, अम्ल और क्षार मिलके, और मेरा दांत सुरक्षित रह गया। ये दो इस्तेमाल था। तीसरा इस्तेमाल, खेत में तरह तरह के रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कारण खेतों में भी अम्लीयता बढ़ जाती है और फसल का उत्पादन प्रभावित होने लगता है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, खेतों में चूना का छिड़काव करते हैं। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना का छिड़काव करने पर क्या होता है, वो भी एक क्षार है, और वो क्षार खेत में रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कारण जो अम्ल जमा हुआ होता है उससे अभिक्रिया करके लवण बना देता है, जल बना देता है, और खेत की अम्लीयता समाप्त हो जाती है और उत्पादन फिर से पहले जैसा होने लग जाता है। तो ये खास बात है कि खेतों में भी अम्लीयता समाप्त करके हम फसल का उत्पादन करते हैं। समझ गए? हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, ये सब खोज के तुम सब लिख लेना। हाँ,